नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ आपके मन में गंदगी भरती हो या किसी का अपमान का ही काम होता हो, और हाँ, लड़ाई झगड़े की बहस भी हो, और इससे आप ये अंदाज़ा लगाएं कि उस बहस से या उस काम से या जो उस न्यूज़ दे रहे हैं आप उससे आपको क्या पेट्रोल की समस्या दूर हो सकती है, आपके बच्चों की बेरोजगारी की समस्या दूर हो सकती है, या देश कोई वास्तव में विकास कर सकता है। और अगर आपको लगता है कि लड़ाई झगड़े की बहस से पेट्रोल की समस्या दूर हो सकती है तो आप अवश्य देखें, वरना वो चैनल देखें जिसमें आपके देश की समस्या हो, आपकी समस्या हो, आम जनता की समस्या हो। तब तो आपके लिए न्यूज़ और वो चैनल लाभकारी है, वरना सिर्फ एक वो भटकाने का काम किया जा रहा है। इसलिए भटको मत और वो चैनल देखो जिसमें खबरें हो। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश की राजधानी दिल्ली में फिलहाल स्कूल खुलने की संभावना नहीं है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में स्कूल खुलने की संभावना को लेकर पूछे गए सवाल पर यह बात कही। उनसे पूछा गया था कि जिस तरह पड़ोसी राज्य में स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है, क्या आप लोग भी स्कूल को खोलने के बारे में सोच रहे हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इसके जवाब में कहा कि नहीं, अभी नहीं। जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रेंड देख रहे हैं, थर्ड वेव आएगी तो जब तक वैक्सीनेशन पूरा नहीं होगा हम बच्चों के साथ रिस्क नहीं लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में एक अत्याधुनिक केंद्र का उद्घाटन किया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र काशी व अन्य सम्मेलनों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बन जाएगा और पर्यटक और व्यापारियों को शहर की ओर खींचेगा। इस अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और पारंपरिक केंद्र का नाम रुद्राक्ष है। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से रुद्राक्ष के एरियल शॉट्स भी शेयर किए। पीएम मोदी ने इसके उद्घाटन समारोह में कहा कि अब जबकि पिछले 7 वर्षों में काशी को इतनी विकास परियोजनाओं से सजाया जा रहा है, तो रुद्राक्ष के बिना यह अलंकरण कैसे पूरा हो सकता है। अब जब काशी ने इस रुद्राक्ष को धारण कर लिया है तो काशी का विकास और चमकेगा और काशी की शोभा और बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि एक और व्यक्ति है जिनका मैं आज उल्लेख करना नहीं भूल सकता। जापान से मेरे एक और मित्र शिंजो आबे जब वे प्रधानमंत्री के तौर पर काशी आए थे तो मैंने उनसे रुद्राक्ष के विचार पर चर्चा की थी। उन्होंने तुरंत अपने अधिकारियों को इस परियोजना पर काम करने के निर्देश दिए थे। अब कोविड टेस्ट महज 15 से 20 सेकंड में मुमकिन है। सैंपल लेने से परिणाम तक। इजराइल की इस तकनीक का नाम स्पेक्ट्रालिट है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर भारत में टेस्ट 15 अगस्त से अलग अलग जगह पर होगा। थोड़ा सा सलाइन, वाटर और कुछ वक्त तक गरारे। इसके बाद वापस इसको कंटेनर में डाला जाता है और फिर इसको 2 ml साइज ट्यूब में भरकर इसी डिवाइस में रखा जाता है। बस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कोरोना का परिणाम महज 15 से 20 सेकंड के भीतर कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाता है। इस इंस्टेंट कोविड टेस्ट तकनीक वाली इजराइल कंपनी के साथ भारत के मेडिसर्किल ने टाई अप किया है। मेडिसर्किल के को-फाउंडर डॉक्टर रजीत शाह बताते हैं कि क्यूबेट के अंदर वो सैंपल भर देते हैं। क्यूबेट ट्रांसपेरेंट डिवाइस है, उसमें सैंपल डाला, फिर मशीन के अंदर डाला, लैपटॉप पर टेस्ट को रन किया। टेस्ट रन के दौरान फोटो लाइट निकलती है जो सैंपल को स्कैन करती है। इस स्कैनिंग के बेसिस पे पता चलता है कि सैंपल पॉजिटिव है या नेगेटिव। बेंगलुरु में रहने के लिए किराए पर मकान लेना आसान बात नहीं है। यहाँ 10 माह से 1 साल का किराया एडवांस भी देना पड़ता है। यानी अगर फ्लैट का किराया 30,000 है तो एडवांस 3 लाख से 4 लाख के बीच। ऐसे में कर्नाटक सरकार केंद्र के मॉडर्न टेनेंसी एक्ट को लागू करना चाहती है, लेकिन मकान मालिक इसके पक्ष में नहीं दिख रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार कोरोना की वजह से सिर्फ बेंगलुरु शहर में 4 लाख के आसपास किराए की जगह खाली है। इस समय आप बेंगलुरु में कहीं भी जाए, टू लेट का बोर्ड हर गली मोहल्ले में मिल जाएगा। अपार्टमेंट हो या फिर परंपरागत घर, खाली होने के बाद सबसे बड़ी वजह 10 से 12 महीनों का एडवांस किराया। यानी अगर आपके घर का किराया 25,000 रुपये माह है तो आपको 2.5 से 3 लाख रुपए एडवांस देना होगा, जिसका ब्याज भी आपको वापसी के वक्त नहीं मिलेगा। ऐसे में राज्य सरकार मॉडर्न टेनेंसी एक्ट कर्नाटक में लागू करना चाहती है, जिसका विरोध शुरू हो गया है। इसमें सिर्फ 2 महीने के किराए के एडवांस की बात कही गई है।
हरियाणा में डिप्टी स्पीकर की कार पर कथित हमले के आरोप में पुलिस ने 100 किसानों के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज किया है। आरोप है कि विवादास्पद नए कृषि कानूनों के विरोध के दौरान डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा के आधिकारिक वाहन पर 100 से अधिक किसानों ने हमला बोल दिया और गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। यह वाकया 11 जुलाई को हरियाणा के सिरसा में हुई थी। उसी दिन राजद्रोह की प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी। शिकायत में राजद्रोह के अलावा कई आरोप शामिल है, जिनमें हत्या का प्रयास और लोक सेवक को सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में बाधा डालना शामिल है। किसान आंदोलन के 2 नेता हरचरण सिंह और प्रहलाद सिंह भी प्राथमिकी में नामित लोगों में शामिल है। इस खबर के आने के कुछ घंटे बाद ही देशद्रोह कानून को सुप्रीम कोर्ट ने औपनिवेशिक काल का बताते हुए सरकार से पूछा था कि क्या ये आज़ादी के 75 साल बाद भी आवश्यक है। किसान आंदोलन में एक बार फिर जान फूंकने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि आगामी मानसून सत्र में किसान संसद के बाहर धरना देंगे। इसके तहत 200 किसान हर रोज सिंघू बॉर्डर से संसद की तरफ मार्च करेंगे। ये कार्यक्रम 22 जुलाई से शुरू किया जाएगा। किसान नेता डॉक्टर दर्शन पाल ने बताया कि कृषि कानूनों के मुद्दे पर आंदोलन किसान वापस तीनों बॉर्डर पर लौटने लगे हैं। 22 जुलाई से हर रोज 200 किसानों का एक समूह संसद की तरफ मार्च करेगा। उन्होंने कहा कि पुलिस हमें जहां रोकेगी रुक जाएंगे और गिरफ्तारी देंगे। यह कोई ट्रैक्टर मार्च नहीं है। दर्शन पाल ने कहा कि किसान धान बोकर अब आंदोलन स्थल पर वापस आने लगे हैं। हम लोग यूपी और उत्तराखंड में भी अपना आंदोलन तेज करेंगे। आगामी कार्यक्रम को लेकर उन्होंने बताया कि 26 तारीख को हम लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उन्होंने कहा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि बीजेपी का हर राज्य में विरोध करेंगे। उन्होंने कहा हमें पहले ही कह चुके हैं। सेडिशन लॉ यानी राजद्रोह कानून को सुप्रीम कोर्ट ने अंग्रेजों के जमाने का कॉलोनियल कानून बताते हुए केंद्र सरकार से सवाल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र से पूछा कि आज़ादी के 75 साल बाद भी देश में इस कानून की क्या जरूरत है। अदालत ने यह भी कहा कि संस्थानों के संचालन के लिए कानून बहुत गंभीर खतरा है। यह अधिकारियों को कानून के गलत इस्तेमाल की बड़ी ताकत देता है और इसमें उनकी कोई जवाबदेही भी नहीं होती है। चीफ जस्टिस NV रमन्ना की 3 जजों वाली बेंच ने कहा है कि राजद्रोह की धारा 124A का बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल हो रहा है। यह ऐसा है कि किसी बढ़ई को लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी दी गई हो और वो इसका इस्तेमाल पूरा जंगल काटने के लिए ही कर रहा हो। इस कानून का ऐसा असर पड़ा है कि अगर कोई पुलिस वाला किसी गांव में किसी को फंसाना चाहता है तो इस कानून को इस्तेमाल कर सकता है। लोग डरे हुए हैं। विवाद ये है कि क्या ये कॉलोनियल है। इस तरह का कानून महात्मा गांधी को चुप कराने के लिए अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया था। इसी कानून के जरिए आज़ादी के आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई थी कि आज़ादी के 75 साल बाद भी इसे हमारे देश के कानून की किताब में होना चाहिए। अमिताभ बच्चन ने अपने फैंस के लिए गुरुवार को एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट की है। इसमें उन्होंने कहा कि वो अपने पिता हरिवंश राय बच्चन की किताब को अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि पूज्य पिताजी की लेखनी से मैं खुद को दूर नहीं रख सकता हूं। अब उनकी गंभीर बातें मेरी आवाज़ में सुनिए। अमिताभ ने ट्विटर पर एक फोटो भी पोस्ट की है। इसमें हरिवंश राय बच्चन की किताब प्रतिनिधि कविताएं लिए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने हेडफोन लगा रखा है और पास ही माइक भी नजर आ रहा है। फोटो से दिखाई दे रहा है कि हरिवंश राय जी की किताब कविताओं की रिकॉर्डिंग के लिए तैयारी नहीं करे बल्कि उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।